नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान आज एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हूं जो जन जन से जुड़ा है। दवाई एक ऐसा मुद्दा है, बहुत सारे लोगों से इस देश में, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों से ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ मसला है औषधि का। जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए थे। प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी पहल थी। जब दवाइयों के रेट और जहाँ तक बात करें बहुत ही आवश्यक दवाओं के रेट बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे थे और लोगों के लिए अपना इलाज कराना, दवा कराना बहुत मुश्किल काम हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले पूरे देश में। उन्होंने एक ऐसी योजना लॉन्च की जिससे लगा कि वास्तव में आम आदमी को इससे सीधा फ़ायदा होगा। जेनेरिक दवाओं के जरिए ये जन औषधि केंद्र संचालित होने थे और जो कीमत है बाज़ार में, जो ब्रांडेड दवाओं की कीमत थी, उससे 1/4, 1/5 कीमत पर ये दवाएं मिलनी थी। और हर ज़्यादातर अस्पतालों में इनको जगह दी गई मुफ्त में और वो सारी सुविधाएं दी गई ताकि ये जन औषधि केंद्र ईमानदारी के साथ में लोगों को, जनता को दवाएं पहुंचाएं। लेकिन हालत ये है कि ये जन औषधि केंद्र जो हैं वो एक तरीके से फ्लॉप हो गए हैं। इतनी बढ़िया योजना और अब पूरी तरह ये फ्लॉप नज़र आ रही है। और जब धीरे धीरे जेनेरिक ब्रांड बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं, उसके बाद से इनकी उपयोगिता क्या रह गई है, ये एक सवालिया निशान इस पर लगता है। तो आज हम इनकी पड़ताल करेंगे देश भर में और उत्तर प्रदेश में पहले चरण में हमने लिया है कि हमारे संवाददाताओं ने तमाम जन औषधि केंद्रों की पड़ताल की है। आज इस कार्यक्रम में हम इसी पड़ताल को दिखाएंगे और चर्चा भी करेंगे कि इसके पीछे वो कौन से कारण हैं जो इतनी शानदार योजना असफल हुई। तो जन औषधि फेल, कमीशन का खेल। सस्ती और कारगर दवाएं आमजन इससे लाभान्वित हों, इसके लिए प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्र की स्थापना की थी। जैसा कि मैंने आपको इस कार्यक्रम के शुरुआत में बताया, यूपी में तेज़ी के साथ जन औषधि केंद्र खुले। तमाम ज़िलों में ये खोले गए लेकिन बदहाली का शिकार हो गए। सरकारी अस्पतालों के बाहर स्थित निजी मेडिकल स्टोर मालामाल हो रहे हैं और वो आम आदमी की जेब से 3 गुना 4 गुना पैसे निकाल रहे हैं। फर्ज कीजिए वही दवा 2 रुपए की है जेनेरिक में, जन औषधि केंद्र में, और वही जब आप बाहर जाएंगे तो 22 रुपए की, 24 रुपए की टेबलेट पड़ेगी। ये अंतर है, लूट मची हुई है। और क्या है कि जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं को परामर्श पर्ची में लिखने के बजाय डॉक्टर निजी मेडिकल स्टोरों में मिलने वाली ब्रांडेड दवाई लिख रहे हैं। डॉक्टर खुद कह देते हैं कि जन औषधि केंद्र से मत लेना, वहाँ तो खड़िया पाउडर मिलता है। लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं डॉक्टर, दिमाग में डाल रहे हैं जो स्वास्थ्य कर्मचारी कि ये तो खड़िया है, मिट्टी है, इसे क्यों खाते। तो इसके चलते बहुत सारे जो जन औषधि केंद्र हैं वो अपनी जो उनका मकाम होना चाहिए था वो नहीं पहुँच पाए। इसके अलावा जन केंद्रों में भी बहुत बड़ा घपला चल रहा है और इसका जो मूल में है वो कमीशन है, रुपया है, पैसा है। किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर और उसका जो तंत्र है तरीके से ऐसा जकड़ लेता आम मरीज को, ऐसा डराता है। ये जो चिकित्सा क्षेत्र है ये डर का बिजनेस हो गया है, भय का बिजनेस हो गया है। अब जो जन औषधि केंद्र हैं सुविधाएं सरकार की लेंगे, मुफ्त में जगह लेंगे और बेचेंगे ब्रांडेड दवाएं और लिखेंगे अस्पताल के डॉक्टर। तो एक नेक्सस है, एक रैकेट चल रहा है। अभी कुछ बड़े नगरों, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नगर कानपुर समेत कुछ नगरों में जन औषधि केंद्र जो हैं उनमें जांचें हुई और गड़बड़ी पाई जाना पर उन्हें बंद भी किया गया है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी समस्या है। और दुख की बात यह है कि जिस पेशे से मैं आता हूँ, पत्रकारिता, उसको इसकी फिक्र नहीं है। उसकी जो फिक्र के विषय हैं
वो अलग तरीके से हैं। वो राजनीति पर अपने तरीके से सोचता है मीडिया, वो हिंदू मुसलमान पर अपने तरीके से डिबेट करता है, वो बहुत सारी चीज़ों को अपने तरीके से चलाता है, उसे दवा की फिक्र नहीं है। तो कुल मिलाकर लोगों का शोषण हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जो लोग रहते हैं, जो गांव से निकल कर आए हैं, उन्हें पता है कि गांव में कैश रुपया कितनी बड़ी समस्या है। वहाँ आमदनी ऐसी नहीं है, शहर की तरह तनख्वाह नहीं मिलती। और अब तो जिस तरीके से शहरों की भी स्थिति है, आर्थिक संकट में लोग जूझ रहे हैं, तनख्वाहें हर को मिलती नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन जो बीमारी है उसका इलाज तो कराना ही कराना है। अब एक बात आती है, जब जवाब आप मांगते हैं, जब आप कहते हैं सत्ताधारी दल के, तो वो कहते हैं कि भाई 5 लाख की सुविधा है तो कराइए उससे इलाज, आयुष्मान भारत से। आयुष्मान कार्ड को भी मजाक बना कर रखा है। इस कार्यक्रम की जो कड़ियाँ हैं, आगे जब आप देखेंगे तो हम उस पर भी एक दिन एक अलग से कार्यक्रम करेंगे आयुष्मान कार्ड पर। मैं स्वयं इसका रियलिटी चेक किया और मैं स्वयं जाकर मैंने देखा तो कहीं भी उस कार्ड से कोई इलाज करने को तैयार नहीं है, और कम से कम प्राइवेट में तो बिल्कुल नहीं। तो ये तो कहना लोग बंद ही, सत्ताधारी दल के लोग, कि आयुष्मान कार्ड है। उसकी हकीकत अगर एक दिन साथ लेकर उन सज्जन को भी आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत गंभीर स्थितियां हैं। तो एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनीत शर्मा ने, और जगह जगह से हमारे संवाददाताओं ने जो ज़मीनी हकीकत पेश की है वो आप देखिए। बहुत सारी खराब तस्वीरें हैं, कुछ अच्छी भी तस्वीरें हैं। मरीजों को सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खोले गए जन औषधि यूपी में बदहाली का शिकार हो गए हैं। हाल ये है कि अस्पतालों में डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं और मरीज बेहाल हैं। कई जगह दवाओं की नियमित आपूर्ति नहीं होने से इनके संचालन पर भी संकट है। मरीजों को व्यवस्था में बाहर की दुकानों से महंगी दवाई खरीदनी पड़ रही है। पहली तस्वीर बलिया जिले की है। महिला जिला अस्पताल का के न्यूज ने रियलिटी चेक किया, जहां डॉक्टर धड़ल्ले से बाहर की दवा लिखते मिले। अस्पताल में खुलेआम मरीजों का शोषण हो रहा है। अस्पताल में कुछ डॉक्टर जन औषधि केंद्र में मिलने वाली जेनरिक दवाई लिखने से हिचकिचाते हैं। रियलिटी चेक में पता चला कि कुछ चिकित्सक बाहर की दवा अधिक से अधिक लिख रहे हैं और मेडिकल में कमीशन का खेल चल रहा है और जन औषधि केंद्र पर सन्नाटा रहता है। अपना एक परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जी, अभी आप कहाँ मौजूद हैं आप? अभी हम सरकारी अस्पताल में बैठे हैं। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए आप अपने मरीज को दिखाने गए थे, तो दवा आपको जिला अस्पताल से फ्री मुफ्त में मिल गई या बाहर से लेना पड़ा, या जेनरिक दवा जो जन औषधि केंद्र से आपको मिल गया आसानी से? नहीं, आसानी से तो हमको यहीं मिल जा रहा है, पैसा भी कम लग रहा है जी। डॉक्टर साहब जो बोलते हैं कि बाहर की दवा ज़्यादा असर करेगी। अच्छा। दवा तो हम जानते नहीं है कि कौन ब्रांडेड है, कौन सा इस तरह का। तो डॉक्टर मतलब आप दिखाने गए थे तो आपको जो पर्ची लिख कर दी है वो बोले कहाँ से लेने के लिए? तो बोलते हैं बाहर से लेने के लिए, बट हमने जो सुना है मोदी जी का, जी। उस पर दिखाते हैं तो पैसा इस पर कम लगता है। वही दवा 130 का, वो बाहर से पर्ची दिखाते हैं तो 390 का लग रहा है। बताइएगा। मेरा नाम अंकित राय है, मैं फार्मेसी स्टूडेंट। अच्छा। चिकित्सालय पे अभी जन औषधि केंद्र वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। अच्छा, जो आप लोग की जन औषधि जो दवा केंद्र संचालित हो रही है, तो क्या जो डॉक्टर द्वारा पर्ची लिखी जा रही है, कितना आप लोग के यहाँ आ जाती होगी ओपीडी से? ओपीडी से लगभग 50-70 पर्ची आ जाती है हमारे पास। वो भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि बाहर की दवा लीजिए, अंदर की दवा जो है कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये बढ़िया दवा है, जेनरिक दवा है, और डॉक्टर साहब ब्रांडेड दवा लिखते हैं बाहर की। अच्छा, तो काफ़ी आप लोग के दुकान पे मतलब संख्या में लोग आते हैं, मरीज आते हैं? उतना नहीं आते हैं, जैसे कि 50-60 के मरीज आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा। वो भी डॉक्टर साहब जो कहते हैं बाहर की दवा लीजिए, जो दिखाने। और यहाँ की दवा लेने में? यहाँ की दवा लेने पे जो हम लोग बताते हैं कि खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जेनरिक दवा है, शुद्ध, तो आदमी मानते हैं, ले जाते हैं दवा। जिला चिकित्सालय बलिया में मरीजों का इलाज सरकार की मंशा के अनुरूप निःशुल्क दी जाती है। हमारे पास लगभग ईडीएल और कुछ एक्स्ट्रा दवा जाए, लगभग 300 के प्रकार की दवाइयाँ, इंजेक्शन, सर्जिकल हैं। इसके अलावा भी कभी कभी यदि किसी प्रकार की
अन्य दवाओं की जरूरत पड़ ही जाती है जो हमारी लिस्ट में नहीं है, उनके लिए सारे चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने चिकित्सालय परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र संचालित है। दूसरी तस्वीर बांदा जिले से सामने आई, जहां पीएम जन औषधि केंद्रों की हाल बदहाल मिले। सरकारी अस्पतालों में खुले जन औषधि केंद्र बंद होने की कगार पर हैं। मोटे कमीशन के लिए जन औषधि की जगह बाहर मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने का दबाव बनाते हैं। रोग के बावजूद जांच और दवा के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता है। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज व जिला एवं मंडलीय अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र महज शोपीस बनकर रह गए हैं। सरकार ने जन औषधि केंद्र लोगों की भलाई के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खोला था। आज कितनी उपयोगिता इसकी सिद्ध हो रही है और कौन कौन सी दवाएं आपकी हैं? क्या रेगुलर सभी दवाएं आती हैं, स्टॉक उपलब्ध है? सरकार ने ये बहुत अच्छी योजना चलाई हुई है जिससे गरीबों को महंगे रेटों में जो बाहर मिलती है दवा बहुत कम रेट में यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टॉक भी रहता है, समय से आता भी है, लेकिन बहुत सारी एक्सपायर भी होती है क्योंकि मान लो दवा मंगवाने के बाद भी उनको वापस करवाते हैं, कहते हैं नहीं ये दवा नहीं काम करती है, बेकार है, आपको ठीक होना है बाहर से लेकर के आओ, जहाँ हमने बोला वहाँ से लेकर के हमको दिखाओ। ये मेडिकल कॉलेज है और यहाँ कई जनपदों के मरीज आते हैं और इसके बाद भी यहाँ पर कितनी सेल हो जाती है और क्या स्थिति है यहाँ की सेल? यहाँ मेडिकल का 6,000 7,000 मैक्सिमम सेल होती है यहाँ प्रतिदिन की। मेडिकल कॉलेज में कम से कम तो 15 से 20 हज़ार पर डे सेल होना चाहिए, जब तो उसको कुछ फायदा है ना। तो ये मरीज जब क्या सस्ती दवाई नहीं खरीदना चाहता? सस्ती दवाई क्या, जहाँ भेजा जाएगा कि यहाँ दवाई लेनी है जा करके वही लेकर के आओ, तब मजबूर रहता मरीज। नहीं सस्ती दवाई जिसको फायदा करती है तो वो तो यहीं से लेकर के जाता है, अपना महीने के स्टॉक लेके जाता है। शुगर बीपी इस तरह के बहुत सारा पेशेंट ऐसा है जो कहता भैया बाहर से महंगी एक दो दवा लेता हूँ मैं, उसे यहाँ लेने पे 3 से 4 महीने की दवा ले लेता हूँ यहाँ जन औषधि। डॉक्टर साहब यहाँ प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्र खोला कि गरीबों को सस्ती और क्वालिटी फुल दवाएं मिल सके। वहाँ पर मिलने वाली दवाएं किस तरीके की हैं? अच्छी क्वालिटी की दवाएं हैं सारी और लगभग सारी दवाएं मिल रही हैं। तो फिर डॉक्टर बाहर से लिखने के लिए क्यों प्रेफर करते हैं? मरीज जिद करता है नहीं लेना मंदिर, नहीं तो हर आदमी के सस्ती दवाएं लेना चाहता है जब अगर क्वालिटी है 90% तो मिल ही रही है हमारे लगभग पूरी है। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टरों की अगर बात करें तो अगर वो बाहर से लिखते हैं और अगर जन औषधि केंद्र की दवाएं आती हैं तो उनको कह देते हैं इनमें क्वालिटी ठीक नहीं है। होना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है तो ये गलत है। मैं आपका रोशनी, कहाँ से आई हो? रोशनी, आपको मालूम है कि जिला अस्पताल एक मेडिकल स्टोर भी खुला है जहाँ सस्ती दवाएं उपलब्ध होती हैं? जी हाँ, यहीं पर तो है। क्या नाम है? जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र। तो कभी आपने दवाएं खरीदी है वहाँ से? नहीं खरीदी नहीं है, यहाँ से मतलब अभी कार्ड दवा करा के गए थे तो आधी दवा यहाँ से ली गई थी, आधी ली थी तो बाहर से लिया था। तो बाहर से नहीं पड़ी थी? सर एक वो कान का ड्रॉप बाहर से लिया था, बाकी दवाई यहाँ नहीं था क्या? तीसरी तस्वीर चंदौली जिले से सामने आई, जहां जन केंद्र उपेक्षा का शिकार हैं। मरीजों की जेब पर डॉक्टरों की मुनाफाखोरी भारी पड़ रही है। वर्तमान में कुल 9 जन औषधि केंद्र जिले में संचालित हैं। किफायती दरों पर दवाएं भी हैं, लेकिन डॉक्टरों की मुनाफाखोरी ने इन्हें महज दुकान बनाकर छोड़ दिया है। डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिखते हैं जो फिक्स मेडिकल स्टोर पर ही मिलती हैं, जिससे मोटा कमीशन डॉक्टरों तक पहुंचता है और स्वास्थ्य विभाग के सुस्त रवैये ने मरीजों को कंगाल बना दिया है। हम यही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सकलडीहा के सामने जो है मेरा जन औषधि केंद्र, प्राइवेट जन औषधि केंद्र है और हम लगभग 6 साल से 6 या 6.5 साल से यहाँ पे जो है कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं जन औषधि के साथ। जो इसका इनके साथ हमारा भी अनुभव बढ़िया रहा और व्यक्तिगत रूप से जो है, और उसके बाद जो हमारे जो मरीज आते हैं बाहर से उनका भी अनुभव हमारे साथ रहा जो है।
यहाँ पे जो कि 50 से लेकर 90% तक की दवाइयाँ सस्ती मिल जाती हैं और लगभग मैक्सिमम रोग जो असाध्य रोग हैं उनकी दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। थोड़ा सा रनिंग रेंज में थोड़ी सी समस्या आती है क्योंकि उसकी खपत ज़्यादा होती है तो थोड़ी शार्टेज हो जाती है, लेकिन टिपिकल रेंज प्रयास करते हैं हम लोग कि जो है वो मिल जाया करे, जो कि रेगुलर जैसे टीबी वगैरह की दवाई हो गई तो टीबी की खरीद हमारे हॉस्पिटल में आ जाती है, इसलिए हम तो बहुत कम रखते हैं क्योंकि टीबी की दवाई हमारे नहीं मिल पाती, हॉस्पिटल में फ्री है। तो लेकिन और बाकी जो है शुगर की दवाई हो गई, बीपी की दवाई हो गई, हार्ट की दवाई हो गई, ये सब दवाएँ हमारे यहाँ मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। दवाएं जो आपको कंपनी से मिल जाती हैं कि उसमें दिक्कत होती है आने में? नहीं, थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ग्रामीण अंचल में है, थोड़ी दूर है तो थोड़ी समस्या। बनारस और जो है जैसे लखनऊ और जो शहरी सेंटर हैं उनकी अपेक्षा थोड़ी हमारे यहाँ दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आती है, मिल जाती है। कितना लाभ है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हो रहा है मरीजों? अब देखिए थोड़ा सा जागरूकता की कमी है क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मैक्सिमम लोग आते हैं पढ़े लिखे लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है और गरीबों की संख्या थोड़ी कम है। हमको लगता है डॉक्टर कुछ बहला फुसला करके उनको थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आते हैं और उसका लाभ उठाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लगता है कि 80% जो है जो कस्टमर है पढ़े लिखे और बढ़िया घर से बिलोंग करते हैं। 20% में और हैं जो कि जागरूकता की कमी से वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में उनकी संख्या बढ़ रही है और लगता है कि आगे चल करके बढ़ जाएगी। क्या लगता है डॉक्टर जागरूक नहीं हो रहे हैं? डॉक्टर आयुष्मान ये इस के लिए नहीं प्रेरित कर रहे हैं? देखिए देहात के डॉक्टर तो एकदम नहीं करते हैं, कोई डॉक्टर हैं जो कि करते हैं, जो बढ़िया डॉक्टर वो करते हैं, लेकिन फिर भी जो उस टाइप का वो नहीं है जितना मतलब चाहिए सपोर्ट जो सरकार को उतना उस टाइप का है नहीं। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों का कैसा है? ठीक ठाक मिला जुला है। के न्यूज की टीम ने शाहजहाँपुर शहर में भी मेडिकल में बने जन औषधि केंद्र का रियलिटी चेक किया, जहां जन औषधि केंद्र बंद, जरूरतमंद मरीजों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मरीजों की माने तो महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। अस्पताल आने पर औषधि केंद्र पर ताला लगा मिलता है। कासगंज जिले की बात करें तो यहाँ कुल 8 जन औषधि केंद्र हैं जो एक्टिव हैं। मरीजों को किफायती व गुणवत्ता दवाई मिल रही है, जिसको लेकर के न्यूज की टीम ने कासगंज में ग्राउंड पर उतरकर मरीजों व तीमारदारों से बात की तो मरीज पूरी तरह से संतुष्ट आए। जन औषधि में दवाइयों का ज्यादातर स्टॉक मौजूद मिला। क्या नाम है आपका? मिस्टर पवन कुमार। पवन, आप यहाँ जन औषधि केंद्र हैं, आपके यहाँ दवाइयाँ पूरी हैं क्या? हाँ जी, लगभग सारी पूरी रहती है। वो कभी कभार जैसे एक आध प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाता है हमारा, तो वो 4-5 दिन के अंदर ऑर्डर देते हैं, उसके बाद अवेलेबल हो जाती है। जो बाजार में दवाइयाँ होती हैं उसकी अपेक्षा यहाँ कितनी सस्ती दवाइयाँ होती हैं? बाजार की दवाइयों से लगभग हमारा है 50 से 90% तक रेट डिस्काउंट बाजार की दवाइयों से हमारे यहाँ। आपके यहाँ दवाइयाँ लेने जो लोग आते हैं वो क्या जिला अस्पताल के पर्चे से ही आते हैं या वैसे भी आ जाते हैं? जिला अस्पताल के पर्चे से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं, बिना पर्चे से भी काफ़ी लोग आते हैं। मोहम्मद अनीस, आप जो दवा लेने आए थे किसने लिखी थी दवाई? क्या आपको दवा मिल गई? रेट वगैरह कैसे लगे थे? मतलब कोई ज़्यादा तो नहीं लिए थे? अंबेडकर नगर जिले की बात करें तो गरीबों के लिए संजीवनी जन औषधि सेवा को अस्पताल में बैठे डॉक्टर पलीता लगाते मिले, लेकिन जिला अस्पताल में बैठे डॉक्टर यहाँ की दवा समझ में ही नहीं आती। जन औषधि केंद्र के प्रबंधक ने कहा कि जो दवा डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही है उसका कारण ये है कि यहाँ दवा सस्ती है। आप जन औषधि केंद्र के यहाँ अंबेडकर नगर में प्रबंधक हैं, तो मौके पे आपके कितनी जन औषधि केंद्र अंबेडकर नगर में संचालित हैं? मौके पे जिला अस्पताल, मेट्रो कॉलेज, जलालपुर, टांडा, बसखारी, बेवाना, अकबर इतना मतलब संचालित हो चुका है, जिसमें से अभी आपका भीटी, हियाव, आलापुर और सुल्तानपुर इसे जगह ओपन करना है मुझे। क्या सारी दवाइयाँ आपके औषधि केंद्र पे है? कितनी दवा मौके पे उपलब्ध होंगी? 1500 से 1600 दवाइयाँ। एक दिन में कितने मरीज आते होंगे दवा लेने? लगभग 150 मरीज। जिला अस्पताल में मौके पे कितने आते होंगे? जिला अस्पताल में लगभग 80-90 आ जाते हैं, बाहर के भी लगभग 40-50 आ जाते हैं। अभी एक दवा आप दे रहे थे डॉक्टर साहब की लिखी हुई, तो डॉक्टर साहब ने वापस दवा, क्या उसमें प्रॉब्लम थी? वो मल्टीविटामिन की दवाई लिखी हुई है, जबकि हमारे पास वही मल्टीविटामिन है, मैं दे रहा था। वो है सस्ती यहाँ पे 30 रुपये, बाहर मिलती है 60 रुपये तक। ठीक है, तो इसमें ये है कि मरीज का फायदा ज़्यादा इसमें है। दवा बाहर मेडिकल स्टोर पर 70% महंगी मिलती है, इसलिए डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हैं और वो बाहर से खरीदने के लिए कहते हैं। के चलते जन औषधि केंद्र बदहाली का शिकार हो रहा है। सरकार की मंशा लोगों को सहूलियत देना है, लेकिन जन को जन औषधि केंद्र पर औषधि की जगह बाहर से लिखी दवा को लेना पड़ता है।
जिससे जन औषधि केंद्र होने का कोई फायदा मरीजों को नहीं मिल रहा। सवाल है, आखिर इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य मंत्री इन व्यवस्थाओं को कब देखेंगे? आखिर प्रधानमंत्री मोदी की मंशा को पीता क्यों लगाया जा रहा है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो गई होंगी, क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट्स ये है, इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जन औषधि केंद्र के एक संचालक कहते हैं कि 15-16 दवाइयाँ उनके यहाँ हैं, तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो फिर बाहर से दवाइयाँ क्यों लिखी जा रही हैं? उसका जवाब है कि डॉक्टर मरीजों से कहते हैं कि ये मिट्टी है, खड़िया काम नहीं करेगी। मरीज जाते हैं, खरीद कर लाते हैं महंगी दवा, 30 रुपया की गोली जो जन औषधि केंद्र में बाहर 160 की है, 200 की है। तो ये एक तरीके से नेक्सस चल रहा है, और इसीलिए आज हम इस कार्यक्रम में हमने बहुत गंभीर मुद्दा यह उठाया है। जन औषधि फेल है, कमीशन का खेल है, और कमीशन हर तरीके से हर जगह है। अभी कल बात हो रही थी किसी पत्रकार साथी से, तो वो कह रहे थे कि फला डॉक्टर साहब हैं, वो इतनी दवाइयाँ महंगी महंगी लिखते हैं, एक पर्चे में 15 दवाइयाँ लिख देते हैं, और इतनी महंगी महंगी लिखते हैं कि वो जब शाम को उठते हैं अपनी ओपीडी से, तो समझ लो कि फिर क्या ही कहें, मतलब काफ़ी कुछ कर गुजरते हैं जब वो ओपीडी से उठते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अब बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार योजना बनाती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना सिस्टम का काम है। समय समय पर छापेमारी करना, चीज़ों को देखना, और कई ऐसे औषधि केंद्र हैं, हम आगे भी आपको इस तरह के दिखाएंगे कि उसमें जन औषधि केंद्र के अंदर ही खेल होता रहता है, वहीं से ब्रांडेड दवाएं बिकती हैं और वहीं सेट हो जाता है कमीशन। तो ये अपने आप में नेक्सस है, और इस तरीके के मुद्दे पत्रकारों को लगातार उठाते रहने चाहिए, जिससे कि कम से कम लोगों को सस्ती दवा मिल सके। एक और चीज़ नज़र आई है उत्तर प्रदेश में, और पता नहीं अन्य राज्यों में भी हो, कि तमाम मेडिकल कॉलेजों में, तमाम अस्पतालों के ओपीडी में एक प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की तरफ से एक इश्तिहार टाइप का लिख कर दिया गया है कि पत्रकारों को वहाँ अनुमति नहीं है कोई पूछताछ करने की। ये भी एक तरीके का जो आवाज़ है आम जनता की, उसे दबाने का ये क्रम है। इस पर भी हम जल्दी ही बात करेंगे, एक रिपोर्ट और एक बृहद रिपोर्ट लेकर आएंगे, ताकि इस तरीके की जो अलोकतांत्रिक चीज़ें हैं, क्या छिपाना चाहते हैं सिस्टम के लोग, क्या छिपाना चाहते हैं, सरकार को मालूम भी है कि नहीं, कि पता चला कि जिले सुभानी प्रमुख सचिव ने लिखकर आदेश चिपका दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ कुछ खास लोग भी जुड़े हैं जो दवा के क्षेत्र से आते हैं, और राजनीतिक लोग भी जुड़े हैं। देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो भी जुड़ गए हैं। संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय तक स्वास्थ्य की बीट संतोष यादव ने देखी है, समझते हैं उसको। राम भदौरिया गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं दवाओं को लेकर, सीनियर ड्रगिस्ट के रूप में हमारे साथ वो मौजूद हैं। डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रवीण वाजपेयी एक लंबे समय से दवा व्यापारियों का नेतृत्व कर रहे हैं, महामंत्री हैं दवा व्यापार मंडल के, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। चंचल यादव लगातार अस्पतालों में जाते रहते हैं, मरीजों को लेकर उनकी सेवा के लिए, उनको दवा इलाज के लिए, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होती रहती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाते हैं, हम देखते हैं कि वो मदद करते हैं लोगों की। मेरा सवाल सबसे पहले चंचल यादव से ही होगा। चंचल यादव चले गए हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। प्रवीण वाजपेयी को हम लेते हैं चर्चा में। प्रवीण वाजपेयी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जन औषधि केंद्र एक बहुत अच्छी योजना थी। ये आरोप लगता है कि भाई आपके जो व्यापार मंडल के लोग हैं, व्यापारी हैं, उनकी मजबूरी होती है, वो व्यापार करने निकले हैं, उनको चाहे डॉक्टर से सेटिंग बनानी पड़े, चाहे कंपाउंडर से सेटिंग बनानी पड़े, उनको तो अपना माल बेचना है, तो वो तो क्या ही गुनाह कर रहे हैं। लेकिन जो जन औषधि केंद्र बनाए गए थे, इनके कॉन्सेप्ट में कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ एग्जीक्यूशन गड़बड़ाया, जो एक आम आदमी को सस्ती दवा नहीं मिल पा रही। और आप लोगों का जो एथिकल पहलू भी है व्यापार मंडल का, व्यापारियों का, कि भाई आम आदमी को सस्ती दवा मिले, तो उसमें कहाँ कमजोरी हुई जिसकी वजह से ये योजना उतनी कारगर नहीं हो पाई? प्रवीण वाजपेयी, अनम्यूट करिए प्रवीण।
हेलो, जी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए आवाज आ रही? बोलिए प्रवीण बोलिए, की आवाज़ हम सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, ये बहुत कारगर योजना है भैया। जी और ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लगातार जन औषधि का प्रचार हो रहा है और धीरे धीरे ये योजना बढ़ रही है, क्योंकि शुरुआती फेज में ये अभी योजना है, ये आई है, आम जनमानस को लेके उतनी जागरूकता भी नहीं है, लेकिन सरकार की बहुत अच्छी योजना है। और शहरी क्षेत्रों में चूंकि इसका विस्तार ज़्यादा है, तो वहाँ पर योजना ये थोड़ी सफल है कि कुछ जगह आपकी रिपोर्ट दिखाई जा रही थी, तो जहाँ जहाँ पे ग्रामीण ऐसे अंचल जहाँ पे शहरी क्षेत्र कम है, वहाँ पे हो सकता है कि अभी आम जनमानस में इसको लेके जागरूकता न हो, लेकिन कानपुर जैसे महानगर क्षेत्र में मैं देखता हूँ तो जन औषधि को लेके लोगों के अंदर जागरूकता है और लोग जाते हैं, दवा लेते हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। और अभी पिछले दिनों सरकार ने भी जब जन औषधि का दिवस मनाया था, तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात रखी थी कि लगभग 27 लाख करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है और लाभ ले रहे हैं। लेकिन योजना का और अगर ये विस्तार करना चाहें तो इसका प्रचार प्रसार हो प्रॉपर, और सरकारी स्तर से भी और समाचार पत्रों में भी इसको लेके जागरूकता बनाई जाए, तो इस जनऔषधि का विस्तार किया जा सका। नहीं, दिक्कत ये तो बड़ी नपीली बात है। आप किसी से कोई विरोध नहीं लेना चाहते, बिल्कुल आपने नाप तौल के धर के पहले से तय कर दिया कि हमको यही बोलना है, क्योंकि हम व्यापारी आदमी कहाँ झंझट में फंसे बेकार हो। दवा के व्यापारी सेंसिटिव व्यापार है प्रवीण। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्थिति तो यही बन रही है कि भाई डॉक्टर आपके मेडिकल स्टोर की दवा लिखता है, वो कहता है ये जन औषधि वाली मत लो, ये तो खड़िया है, ये तो मिट्टी है, और जो दवा 30 पैसे की मिलती है जन औषधि केंद्र में आपके यहाँ वो 16 रुपये की, 18 रुपये की, 20 रुपये की, तो आप क्यों बेचोगे जेनेरिक दवाएं? आप लोग तो पेटेंट ही बेचते हो। तो फिर आम आदमी, जब डॉक्टर चाहता है, जो आप बेचते हो डॉक्टर वही चाहता है, तो आपके और डॉक्टर के बीच में तो कोई ना संधि है, तो जेनेरिक कैसे चलेगा या जन औषधि केंद्र कैसे चलेगा? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। जन औषधि का लाइसेंस लेके लोग जन औषधि का व्यापार करते हैं, सामान्य लाइसेंस में इथिकल का व्यापार करते हैं। चूंकि जन औषधि ये बाद में भी आया है, तो जो लोग पुराना व्यवसाय कर रहे हैं वो तो उसी में करेंगे, इथिकल में ही करेंगे। प्राइवेट जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दवाएं जन औषधि की लिखते नहीं। ये केवल व्यवस्था सरकारी तंत्र की है, जो रिपोर्ट्स है और जो आपने दिक्कत प्रवीण ये है ना कि सरकारी जो डॉक्टर हैं वो लिख रहे हैं बाहर की दवाएं। बड़ी रिपोर्ट में आपने देखा भी होगा कि वो कोई बात आगे आ रहा हूँ, तो इसको लेके जागरूकता और प्रशासन की तरफ से इस पे थोड़ा सा और सख्ती। अच्छा, आप एक दवा व्यापारी की दृष्टि से आप ये मानते हैं कि जो जन औषधि केंद्रों की दवाएं हैं वो रिलायबल हैं, फायदा करती हैं, असरकारक हैं? रिलायबल हैं। कहीं किसी मरीज को ये लगता है कि वो दवा खा रहा है उसको फायदा नहीं कर रहा है, तो वो कंप्लेन कर सकता है ताकि उसकी जांच हो जाए। बाकी दवाएं फायदा करती हैं और दवाएं सेम होती हैं, दवाओं में केमिकल में कोई फर्क नहीं होता है। कोई डेंसिटी का मसला तो नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। चलिए, अभी राम भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो उसका टेक्निकल मसला है, कंपोजिशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन औषधि फेल कमीशन का खेल, आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, चर्चा कर रहे हैं इस पर। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। राम भदौरिया सीनियर ड्रगिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चंचल यादव भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत। राम भदौरिया, आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। अभी प्रवीण वाजपेयी जो व्यापार मंडल के नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जन औषधि केंद्रों का विस्तार हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और उनकी जो डेंसिटी में है, कहीं ना कहीं उनमें जो असर है उन दवाओं का वो पर्याप्त है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके दृष्टिकोण से जेनेरिक जो जन औषधि केंद्रों में दवाएं बिकती हैं वो पेटेंट, इसको लेकर क्या एक परसेप्शन है? दूसरी ये है कि जन औषधि केंद्रों की जो योजना थी वो उतनी सफल क्यों नहीं दिख रही? एक तरीके से इसको छा जाना चाहिए था। जैसा प्रवीण जी ने बोला प्रवीण जी ने बोला कि मेडिसिन जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो पेटेंट हो
या जेनरिक, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सबका सेम होता है, उसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो रिस्पेक्टिव गाइडलाइंस होती है उनके रिस्पेक्ट में बनती हैं मेडिसिन फर्स्ट ऑफ ऑल की जी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम होता है और उनका जो एपीआई एक्सीपेंट होता है और उनकी जो क्वालिटी, जो टेस्टिंग पैरामीटर्स है वो सारे फॉलो करना ही पड़ता है, पहली चीज, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन उठा कि उनकी जो प्रोडक्ट की क्षमता है या उसकी कार्यान्वयन पद्धति, उस पर कोई उसका ये क्वेश्चन वहां से क्लोज होता है, ठीक है ना। ये जो जन औषधि केंद्र छा जाना चाहिए था, नहीं छा जाना चाहिए था, ये सरकार ने किस तरीके से प्रचार किया, लोगों के माइंडसेट में किस तरीके से डाला, ये सरकार की तरह का कि उनको किस तरीके से प्रचार करना था। और डॉक्टर्स का जो कंट्रोल नहीं है, जो आपने अभी पूरी रिपोर्ट में बताया कि वो पेटेंट मेडिसिन लिख रहे हैं जेनरिक की जगह पे, ठीक है ना। तो कुछ डॉक्टर ये भी कुछ डॉक्टर ये भी कहते, वो भी इस बात को भी कहते नजर आए कि सब मरीज नहीं चाहता कि उसको जन औषधि की दवा लिखी जाए। अरे कौन सा बकवा मरीज है जो सस्ती दवा नहीं चाहता भाई? सर इस पे मैं वापस 2022 में हमने आपने शो किया था इसी पे डोलो पे जो सीवीडीटी और एफएमआरआई की एक वो हुआ था पीआईएल जी याद है चीफ मुझे। जस्टिस, हाँ चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी ने सुनवाई की थी डायरेक्ट इसमें और पीपी जी थे उसमें जी। तो उसके वो सारे आरोप आज तक साबित नहीं हो पाए। तो ये कहना कि मेडिकल कंपनीज या ब्राइब देती डॉक्टर्स को साबित नहीं होता तब तक किसी पे लगाना, वो कहीं तक ये अभिव्यक्ति आजादी पे भी एक क्वेश्चन मार्क हो कि हम कुछ भी किसी के लिए बोल दें, वो सही नहीं होने वाला है। जब सबूत आए तो उस पर जो जांच के विषय रहे पास में, उनकी भी जांच आज तक पूरी नहीं हुई। अगर हुआ तो उस पर साबित नहीं हो पाया कि डॉक्टर्स को ब्राइब मिल रहा है और डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार का जो कार्य प्रणाली है उस पर क्वेश्चन उठ रहा है, ना कि डॉक्टर्स पे, ना कि बाकी मरीज पे। मरीज अगर हर तरीके से होता तो डॉक्टर पास क्यों जाता, वो खुद डॉक्टर बन जाता। सही बात है, सही बात है। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें राम भदौरिया ने लिखी। संतोष यादव की तरफ रुख करेंगे। संतोष यादव पत्रकार हैं और मेडिकल जो पूरा डिपार्टमेंट है बहुत लंबे समय से स्टेट लेवल पर उसको देखते समझते रहे हैं। संतोष यादव, इस को लेकर आपके दिमाग में क्या खाका बनता है जन औषधि को लेकर और ये जो नेक्सस है पूरा? देखिए दुर्गेन जी, जन औषधि केंद्र तो बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जी की जी, लेकिन इस योजना को फेल करने के पीछे कौन लोग, इसकी तय तक कोई जानता नहीं। लीपा पोती सभी जानते हैं लेकिन सच्चाई हकीकत तक जानने नहीं चाहता। जन औषधि केंद्र को फेल करने की योजना में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर जो चिकित्सक है। कानपुर मेडिकल कॉलेज की ओपीडी पर डे कम से कम 6-7 हज़ार की होती है। 6-7 हज़ार की ओपीडी में जरा जन औषधि केंद्र का हाल ले लीजिए, कितने लोग वहां जाते हैं और कितनों का डॉक्टर बाहर का पर्चा लिखते हैं, जो उनके दलाल आए दिन समाचार पत्रों में छपता रहता है, बाकायदा नाम छप जाते हैं डॉक्टरों, पर्चे के लेबल दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद आज तक क्या कार्रवाई उन पर हुई? हाँ, और ऐसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज है, जितनी मेडिकल कॉलेजों की ही दशा है लगभग। हाँ, तो अब उन पर क्या कार्रवाई होती है? मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठते हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री लखनऊ में बैठते हैं, सारे आला अफसर लखनऊ में बैठते हैं, सब वहां। जब वहां की इतनी दुर्दशा है, देखिए अखबारों व कागजों में तो बयान दे देते हैं कि मैंने फला के खिलाफ जांच बैठा दी, ये गोपनीय जांच चल रही है। अब गोपनीय जांच कौन कर रहा? दुर्गेन जी, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जांच कौन कर रहा है? अटैची कर रही है कि उनके डॉक्टर कर रहे हैं? जांच करने का मतलब अटैची का खेल। जांच करना मतलब अटैची और कार्रवाई करना। जैसे गोवा के एक मंत्री जी ने सीधे सीधे जाके कल सीएमओ को सस्पेंड कर दिया, बहुत बेइज्जत किया जी। सबको मालूम, बड़ा चर्चा का विषय रहा है अपने देश में कि मतलब आप देखिए तुरंत सस्पेंड किया कि आप जनता के सेवक हो, हमारे भी सेवक हैं, आप कैसे नहीं सुनोगे, और तुरंत बोले इसको सस्पेंड करो, तुरंत बोले बाहर भगाया उसने। अपने यहाँ कहीं ऐसा हुआ? अपने यहाँ बस जांच, बोले जांच। हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय की कितनी जांचें हैं, डीजी अमी के पास हैं, प्रमुख सचिव के पास हैं, डिप्टी सीएम ने भी एक जांच। नहीं, पाठक जी काम करते हैं। संतोष जी आपके तो मित्र हैं पाठक जी, नहीं काम कर रहे हैं काफी। जो कार्य कर रहे हैं सर, वही मैं बता रहा हूँ, कार्य उनके बता रहा हूँ। हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन उन पर अच्छाई बता रहे हैं कि कितनी बड़ी अच्छाई है और उन पर कितनी जांचें बैठाई गई बेचारों के ऊपर, ईमानदारी के तर्क पर।
तो कितना उन्नत किया मेडिकल कॉलेज। और देखिए खुलेआम डॉक्टर यहाँ पे दवाइयाँ लिख रहे, प्राइवेट प्रैक्टिस लिख रहे हैं। आपसे भी कोई आप तो हमारे पास रहे, गुरु रहे जागरण में, आपसे क्या छिपा, मैं तो आपका शिष्य हूँ। मैं तो बहुत नीचे पायदान से आपने मुझको खड़ा किया है, आज इस पायदान पे आपके सामने में रूबरू कर रहा हूं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कानपुर जैसे मेडिकल कॉलेज खुलेआम डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा, खुलेआम। कई पकड़े भी गए, चले भी गए, उनके खिलाफ कार्रवाई किसने की? जिस समय प्रमुख चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार जी थे, उन्होंने तुरंत ही राघवेंद्र गुप्ता उनकी पत्नी को सस्पेंड कर दिया। ये होता कार्रवाई, कोई जांच नहीं। बोले पहले सस्पेंड, अखबार में खबर छपी सस्पेंड, इसके बाद कमिश्नर को जांच सौंपी, कमिश्नर भी उनको बर्खास्त करने से संतुष्ट कर दी। अन्य डॉक्टरों की कितनी जांचें कानपुर मेडिकल कॉलेज की लंबित है और उत्तर प्रदेश में कितनी लंबित है। अगर अपने गिरेबान में झांक कर ये सारे अधिकारी देखें और मंत्री देखें, हाँ मंत्री जी जरूर देखें जी, उनको नहीं दिखाई देता। वहाँ लोग के आए फौरन कुर्ता सदरी अपना अंदर चट से ये क्या वो क्या, उन्होंने कहा बस ठीक है, बोले क्या, बोले चलिए। वो भी आपके मित्र हैं, वो भी आप रहे प्रमुख सचिव जी, इनके क्या करतूत थी, इनकी क्या कार्यशैली थी, हम लोग आपकी नंबर 1 के लचर व्यवस्था वाला, उसको आपने 2-2 विभाग दे दिए, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा। दुर्गेन जी जरा उनके ऑफिस का हाल पूछ लीजिए, जरा उनके डॉक्टरों का हाल पूछ लीजिए, जरा डीजीएमई किंजल सिंह से पूछ लीजिए कितनी फाइलों का गट्ठर उनके पास लगा। उनको लगातार फटकार मिल रही है उच्च न्यायालय से कि आप तो अपने केबिन में बैठ के दे रहे हैं। अब पता इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव के लिए लगातार उसको फटकार मिल रहे हो और हाई कोर्ट जाइए 4200 मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, ठीक है, हमको रिपोर्ट दीजिए आके। ठीक है, दुर्दशा प्राइवेट प्रैक्टिस ही इसकी देन है दुर्गेन जी, और ये जो है समाप्त होने वाली नहीं है। और जितना ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ, समाजवादी पर हुआ, ये सब एक दूसरे के ऊपर है। उन्होंने कहा तुमने कितना किया, उन्हें समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार करता, तो भाजपा बोली हम क्यों उससे पीछे रहे। जब उन्होंने किया तो हम भी कर रहे हैं, कोई उंगली उठेगी बाद में हमारे ऊपर, हम भी कहते हैं उन्होंने नहीं किया, जैसा चल रहा है। उन्होंने कहा सपा में ये था, अरे भाई सपा लीजिए डकैत भरे थे तो आप डकैत भर लोगे, उनमें इनमें अंतर क्या रहा, फिर आप दोषारोपण किसको देते हैं? ठीक है, बड़े सवाल हैं। संतोष यादव ने एक बात कही कि जो पूरा एक्सेस है जो नेक्सस है, जो नेक्सस का एक्सेस है जन औषधि केंद्र में, और ये जो पूरा दवाओं को लेकर सिस्टम रहता है कि डॉक्टरों की अपना सेटिंग रहती है, जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम की प्रस्तावना में कहा था कि अभी एक साथी से बात हो रही तो कह रहे थे फला डॉक्टर साहब उठते हैं तो बिल्कुल शाम तक मामला फिट करके उठते हैं। तो ये बहुत सारे डॉक्टर भी इस तरीके हैं, पूरा नेक्सस है, सिस्टम एक तंत्र है बाकायदे वहाँ पर डेवलप है। संतोष आते हैं आपके पास, अतुल प्रताप सिंह। संतोष यादव ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें रखी। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो नेक्सस है और ये ऐसे नहीं, जब तक इसको बहुत सख्ती के साथ में कार्रवाई नहीं होगी जन औषधि केंद्र बिल्कुल बदहाल भी होंगे और इनकी दुर्गति होगी। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं, प्रवीण जो दवा बेचते हैं और राम जो दवा बनाते हैं, दोनों ने कह दिया कि इसमें कोई झंझट नहीं है, ये कोई पोटेंसी कम नहीं है, ये आपके दिमाग की पोटेंसी कम कर देते हैं डॉक्टर। अतुल प्रताप। बहुत ही जानदार मुद्दा है ये, और समाज के हर वर्ग से, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे वो वर्ग का हो, गरीब हो, उच्च वर्ग का हो। जन औषधि केंद्र वाकई में बहुत शानदार योजना है, और अगर यह वाकई में अपने सही प्रारूप में काम करती तो वाकई में राम वाला कहावत होती। लेकिन है क्या कि जब ये योजना चालू हुई जनता को बहुत अच्छा भी लगा, जनता इसकी ओर भागी भी। लेकिन ये जो राम भदौरिया जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लगा देना, ये बिल्कुल मैं इसमें से नहीं हूँ। मेडिकल माफिया एक वर्ड है पूरे देश में। मैं तो ये कहता हूँ कि मेडिकल माफिया से तो रामदेव नहीं बचे। जन औषधि केंद्र क्या चीज है? जब डॉक्टर जन औषधि केंद्र की दवा लेकर कोई मरीज जाता है, वो सीधे बोल असर नहीं करेगी, फिर मेरे पास मत आना, तुम्हारे फीस के पैसे बर्बाद होंगे। इन कारणों से जनता धीरे धीरे जन औषधि केंद्र से दूर होने लगी। मैं खुद जन औषधि केंद्र की दवा यूज कर, ये डॉक्टर ने पहले रोकने की कोशिश की तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा अपना जोखिम है। और सिर्फ गरीब की बात नहीं है, मैं ऐसे बहुत ही संपन्न परिवार जानता हूं जिनकी इनकम 3 लाख 4 लाख महीने की है, वो भी जन औषधि केंद्र की दवाएं आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा के अभाव में नहीं समझ पा रहा और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको साफ मना कर देता तो वो क्यों जोखिम लेगा? एक दिक्कत अतुल, एक दिक्कत और है, जन औषधि केंद्रों के अंदर भी एक तंत्र चल रहा है। वो भी अगर पर्चा लेकर जाओगे तो वो जेनेरिक दवाएं नहीं देंगे, वो आपको
पकड़ाएंगे कि लो भैया ब्रांडेड बेचने की कोशिश करेंगे। ये भी चल रहा है कि पता चला कि सरकार की जमीन लो, सरकार का खाओ और बेचो अपना माल, ये चल रहा है। दुर्गेन जी, एटा में तो छापेमारी में नकली दवाइयां तक निकली जन औषधि केंद्र से। तो सरकार ने योजना लॉन्च की, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन मैं इसमें पहला दोष सरकार को ही दूंगा कि सरकार ने चालू तो कर दी, लेकिन सरकार ने वो पूरा सिस्टम डेवलप नहीं किया कि ये जनता के बीच में पूरी तरह से कारगर हो पाए। इसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल है, इसका प्रचार करने में। और जो डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस और हाँ बिल्कुल, और ब्रांडेड दवाइयों का जो नेक्सस आप बता रहे हैं, कानपुर मेडिकल कॉलेज हो या कहीं पे भी हो, अब अंदर जाना अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ भाई? क्या सरकार को नहीं पता है कि हमारे डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस तो ये रोक नहीं पाए दुर्गेन जी। ये ब्रांडेड दवा लिखना कहाँ से रोकेंगे? लाखों करोड़ों अरबों रुपए का ये मेडिकल माफिया, अभी एक न्यूज का ही मैंने स्टिंग देखा है कि 100 गुना 150 गुना एमआरपी में वो डिमांड पे दवा लिख के बना कर दे देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके दे देते हैं कि आप लगातार ये तो चल ही रहा है कि हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान ऐसी फैक्ट्रियां हैं, तो बनाकर देखिए आपके नाम से वो रामाइसिन बना देंगे, राम भदौरिया के नाम से, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और दुर्गेन जी, एक कोतवाल जो होता है ना, कोतवाल अगर चाह लेता है तो उसके क्षेत्र से एक गाड़ी चोरी नहीं तक नहीं चाहता है, रोज चोरी होती है। मतलब कुल मिला के इकबाल का सवाल है, इकबाल बुलंद है कि नहीं, इस बात का सवाल है। बिल्कुल सीधे इसी बात को माने। संतोष यादव ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, लगातार लोगों को लेकर अस्पताल जाते हैं। चंचल यादव, अपने कुछ अनुभव साझा कीजिए कि आपकी नज़र में इस ये योजना कहाँ पर है? सबसे पहले तो दुर्गेन सर, इतनी महत्वपूर्ण विषय पे आप डिबेट करते हैं। मैं सच बताऊं, जब भी बैठता हूं तो मुझे लगता है कि एक चैनल आपका है जो जन समस्याओं को लेकर डिबेट कर रहा है आज के समय में। आज के ये आप वाकई मतलब जो है कि बधाई के पात्र आप हैं। मैं सबसे पहले तो बता दूं आपको कि मैं लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पीजीआई और केजीएमसी जाता रहता हूँ। हमारे क्षेत्र से, मैं आजमगढ़ जिले से आता हूँ, उधर पूर्वांचल के आसपास से लोग आते हैं और उनकी अनेकों अनेक समस्याएं हैं। मैं जो खुद पर डे फील करता हूं, मैं आपसे शेयर करता हूं। आपको याद होगा, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान गोमती नगर में स्थित है और श्रद्धेय नेताजी ने इसको स्टार्ट किया था जी, और उसको बढ़ाने का काम किया, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसको बड़े पैमाने पे आगे बढ़ाने का काम किया। सारी मेजर डिजीज की दवाएं यहाँ पे मेजर डिजीज का इलाज हो जाता है। लेकिन दुर्गेन सर, एक बात बताना चाहूंगा आपको जी, लोहिया अस्पताल में सपा के शासन में 1 रुपए की पर्ची पे सारी की सारी जांचें फ्री थी, सीटी स्कैन, एमआरआई तक की फ्री थी। लेकिन आज लोहिया अस्पताल की हालत यह है कि लोहिया अस्पताल लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को मिला दिया गया, और गरीब आदमी जो दवाओं की, जहां तक बात है, मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासन में जो नारा था कि दवा पढ़ाई मुक्ति होगी, कानून व्यवस्था चुस्ती होगी, जो दवा है, हमारी जो मेडिसिन है, जब जो जन औषधि केंद्र की बात आप कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा है। और आपको ऐसा कोई दिन नहीं है कि जो बेचारे बाहर से पेशेंट आ रहे हैं उनको दवाएं लिख दी जा रही हैं, और वो दवाएं आप तो कह रहे हो कि एक पन्ने पे लिखा जाता है, अगले पिछले पेज पे लिख देते हैं, 14 15 दवाएं लिख दे रहे हैं। डॉक्टर्स के अंदर इस समय मतलब न जाने क्या हो रखा है। मैं तो कई बारी, एक बार मैं खुद अपनी माता जी को दिखवा रहा था, तो जब वो पर्चा देखा मेडिकल हॉल वाला, कहा भैया आपने बताया नहीं था कि आपकी माता जी हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या मतलब है? उसने कहा कि अगर आप अपनी माता जी को बता दें कि मेरी माता जी का इलाज हो रहा है तो दवाएं इतनी नहीं लिखता वो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं सर। तो मैंने कहा यार ये क्या मतलब है? तो उन्होंने बताया कि आज की हालत यह है कि डॉक्टर्स इतनी दवाएं लिख रहे हैं कमीशन के चक्कर में कि हमें कमीशन मिलेगा। और आपने जो बताया ना स्टार्टिंग में, जो आपने दिखाया, सच्चाई है, हकीकत है। और बता दूं, ऐसा कोई दिन नहीं है दुर्गेन सर कि लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने की वजह से मौतें हो रही हैं। इनका आयुष्मान कार्ड, हमारे देवेंद्र भाई बैठे हैं, आयुष्मान कार्ड जिसके पास है वो लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, पीजीआई, केजीएमसी में बेड नहीं मिल पाएगा उसको। प्राइवेट में उसका इलाज नहीं हो सकता है, प्राइवेट में बेचारा जाने लायक नहीं है। आज मेडिकल की व्यवस्था जो हमारे छापामार मंत्री आदरणीय पाठक जी हैं, वो पूरे, मैं देखता हूं, घूमते रहते हैं, उनके घूमने में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो घूम करके करते क्या हैं, कौन सी सेटिंग बनाते हैं कि उनके जाने के बाद, पहले क्या होता था कि अगर कोई एक मंत्री कहीं किसी अस्पताल का दौरा करता था तो वहां की व्यवस्था चौबंद हो जाती थी, वहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता। मैं इसे बता रहा हूं आपको बात। लेकिन आज की हालत यह है, आदरणीय पाठक जी जाते हैं और जाने के बाद हालत यह हो गई है सर कि वो जाने के बाद वहां पे व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। मैं एक बात आपको
दूं कि जैसे एग्जांपल के जांच की बात हो रही थी अभी एक पेशेंट अगर आप लेके गए डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर जांचें लिख देगा, सिटी स्कैन की MRI की जांचें एक 2 महीने बाद की, 4 महीने बाद की, वो आपको बता देंगे फला वाला बगल में है, वहां चले जाओ आप। अच्छा वहीं जाओगे तभी आपका देखेंगे भी सही से। हाँ, तो ये मतलब ये प्रतिदिन समझ। दूसरी बात बता दूं आपको, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर इनसे पूछ लें, मैंने अभी बीजेपी के प्रवक्ता एक दिन बैठे थे, मैंने कहा भाई बता दो 102 नंबर किस लिए चलाई जाती थी पहले सपा के शासन में, तो बता नहीं पाए। 108 102 इतना बुरा हाल कर दिया है लोगों ने, इतना बुरा हाल बंटा ढार कर दिया इन लोगों ने। और देखिए मैं एक बात से हमेशा इस बात को कहता हूं कि मेडिकल के क्षेत्र में समाजवादी ने जो बड़े बड़े पैमाने पे काम किया, देवेंद्र सर आपको मैं बता दूं, आप एक बात ध्यान रखिए, लखनऊ के अंदर खासकर जब आपको याद हो कोरोना के पीरियड में, हम लोग तो 2011 से इलाज करवा रहे हैं, कोरोना के पीरियड में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, बड़े बड़े VIP लोगों के, आपने देखा होगा सांसद के पुत्र और कई बड़े बड़े मंत्रियों के लोगों को बेड नहीं मिला, डेथ हो गई लोगों को कोरोना में। लेकिन इस सरकार ने कुछ भी सीखा नहीं, कहीं 50 बेड का भी राजधानी में अस्पताल नहीं बना पाई, 50 बेड कहीं बता दिए। और सपा के शासन में देवेंद्र सर आपको बता दूं, दुर्गेंद्र सर जी, आज सपा के शासन में लोहिया का एकेडमिक ब्लॉक, लोहिया का अंकोलॉजी भवन, लोहिया का कार्डियक, लोहिया का न्यूरो सर्जरी, इसके अलावा 200 बेड का मां शिशु अस्पताल, जो 100 बेड का अस्पताल आसियाना में 300 बेड का बनाया लोक बंधु राम नारायण के नाम से, बख्ती तालाब विधानसभा में जो 100 बेड का देवेंद्र प्रमुख से जवाब ले लो, चंचल यादव वो खोपड़ी उपड़ी खुजा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ये मैं बता रहा हूं सर, 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। और आपको एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया अंसल के अंदर, अंसल API चकजरिया सिटी में। आप आगे बढ़ोगे, बलरामपुर हॉस्पिटल का उच्चीकरण करने का काम किया, उसके अलावा आप आगे बढ़ोगे तो आपका लीवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, PGI में किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, जो PGI में 30 बेड का इमरजेंसी था सर, उसको 300 बेड मानिए। चल यादव, हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले जन औषधि ठीक हो और जनता का स्वास्थ्य ठीक हो। देवेंद्र प्रमुख, जन औषधि की जहां तक बात है बता दें, देवेंद्र जी कभी लोहिया आप आ जाओ, आपको मालूम हो जाएगा किस पैमाने पे आपके सरकार में भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार इस पैमाने पे लोगों को जान लीजिए कि वहां पे दलाली इस लेवल पे है कि अगर पेशेंट लेके जा रहा है, अगर वेंटिलेटर भर्ती कराना है, जवाब ले लो, एम्बुलेंस जवाब ले लो उनसे, 45 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, जवाब ले लो। देवेंद्र प्रमुख बोलो भाई, अब हम क्या बोले, आप इतने लोग बोझ, आप ही बोलो। देखिए दुर्गेंद्र सर, मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि डिबेट घूम के पूरी की पूरी देवेंद्र प्रमुख के सर पर आ गई, इसमें कोई संशय नहीं। आप मुझे समय दीजिएगा। और चंचल भाई ने इस डिबेट को जो है VIP डिबेट बना दिया। अब तक आपने जन औषधि की चर्चा की थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि लोकलिटी में जो भी जवाब देने हैं उन्हें शायद मैं आसानी से दे दूंगा। और लगभग जो है 2 विश्लेषक हमारे साथ बैठे हैं, परवीन भाई ने कर दिया है और दूसरा भाई राम जी ने भी अपना जो उन्होंने बता दिया अपने तरीके से, और विश्लेषण भी हो गया, 2 पत्रकार हैं। तो सच्चाई जो है वो स्वीकार होनी चाहिए, और जब सत्ता है तो सत्ता पे तो सवाल होंगे भाई। अगर आपको जनता ने बैठाया तो इसीलिए बैठाया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं कहता हूं कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सबसे शानदार योजना है, जो योजना देश में फल फूल रही है, और आयुष्मान भारत को लेकर चर्चा हुई है कि आपने भी सर इस पर कोई थोड़े क्वेश्चन उठाए। हो सकता है देश बहुत बड़ा है, कहीं कोई त्रुटि रही हो, लेकिन बड़ी संख्या में मैं आपको ये कहता हूं कि आप उसका कहीं भी जो है रियलिटी टेस्ट कराकर देख लीजिए कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की ताकत नहीं कि आयुष्मान भारत को मना कर दे। दूसरी बात, जितने शिक्षित वर्ग है, बहुत अच्छी बात आपकी डिबेट में निकल कर आई कि वो सब जन औषधि की तरफ क्यों बढ़े हैं। भाई कब तक जो है ये कितने दिन तक चलेगी ये योजना? सफल इसलिए होगी, शिक्षित वर्ग जो है वो आकर्षित हो गया, वो बंद होने ही नहीं देगा। और धीरे धीरे जो है कम शिक्षा का वर्ग जो है, जो शिक्षित कम शिक्षित वर्ग है, उनको इसका पता चलने लगेगा। डिबेट के माध्यम से कितने लोग, लगभग लाखों लोगों तक ये बात आज जाएगी, ठीक बात है, तो उनको ये चीज पता चलेगी। और मैं दूसरी बात अब थोड़ा सा आपका प्रकाश डालूंगा, हल्का सा मुझे टाइम दीजिए, कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 40.79 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवार शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश भवन एवं श्रमिक कर्मकार कल्याण बोर्ड सूचना विभाग पंजीकृत मान्यता प्राप्त हैं। आयुष्मान भारत में योजना के तहत प्रदेश में 5.834 अस्पताल की बात कर रहा हूं, 5,834 अस्पताल, 2,949 सरकारी अस्पताल और 2,885 निजी सूचीबद्ध, जिनके माध्यम से अब तक 53.93 लाख लोग लाभान्वित हुए। ये चंचल भाई के लिए है जो एक अस्पताल की बात कर रहे हैं, लोहिया पर चर्चा करें। प्रदेश में स्वास्थ्य की आपातकालीन
सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, 2270 नेशनल एम्बुलेंस सेवा और 2200 एम्बुलेंस जमीन पर भी देख लेना, 108 जमीन पर भी देख लेना कितनी है संचालित हो रही है। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना स्वास्थ्य में अब तक 13 करोड़ 50 लाख मरीजों का उपचार किया गया है। राज्य में कर्मचारियों, पेंशन धारकों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस। देवेंद्र भाई बजट भाषण मत पढ़ो, बजट भाषण मत पढ़ो। ये तो मुख्यमंत्री सदन में बोलते ही रहते हैं, झूठ बोलते हैं। बोलने दो भाई, चंचल यादव बोलने दो यार, उनको बोलने दो। स्वास्थ्य केंद्र 5000 की बात कर रहा हूं मित्र, एक की नहीं कर रहा। स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन जन औषधि पे आ जाओ, कैसे सुधरेगा? पारदर्शिता, गुणवत्तापूर्ण खरीद सुनिश्चित की जा रही है। आप इस पर बाद में विश्लेषण कर लीजिए। पिछले जनपदों में डायलिसिस की जन औषधि पे बात करो भाई, सुविधा उपलब्ध कराई भाई गई है। नेताजी जन औषधि की बात कर रहा हूं, भाई 30,000 से अधिक प्रमुख जी, तुम्हारे गांव का मौसम वाली बात है। 74 चंचल यादव, ठीक है चंचल यादव, जन औषधि की बात करो भाई। देवेंद्र प्रमुख, जन औषधि कैसे सुधरेगी? जरूरी थी जन औषधि कैसे सुधरेगी? ये चंचल यादव ने राजनीतिक बनाई थी। उन्होंने मुझे जो ध्यान मेरा आकर्षित किया था, देवेंद्र भाई आपने जो पढ़ लिया सर, दुगेन से 10 सेकंड समझ लीजिए। ठीक है, बोलिए। ठीक है चंचल यादव कुछ, चंचल यादव कुछ रिकॉर्ड को जब तक तथ्य के साथ नहीं बोलेंगे तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, चंचल कुछ कहना चाह रहे हैं। देवेंद्र भाई, चंचल यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो चंचल यादव भाई। दुनिया तारीफ कर रही है, सुन लीजिए तब मजा आएगा। सुनिए ना, आप सुन लीजिए। प्रदेश आ गई थी। जन औषधि कहाँ चली गई चर्चा में? लड़ने वाला काबिल और लड़ने का मजा तब आता है। दुर्गेन से मौका दीजिए। देवेंद्र प्रमुख आप शांत हो जाइए प्लीज। देवेंद्र प्रमुख शांत। अब बोलो भाई चंचल यादव, 10 सेकंड। सरकार की बड़ाई कीजिए। अरे सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ क्या बड़ाई। अरे सुन लो भाई, देवेंद्र प्रमुख सुन लो भाई। धारा प्रवाह ठीक है। तुम्हारे गांव में, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठी और दावा किताबी। सुनिए भाई, आप सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए प्लीज। आप जवाब सुनो भैया, सुनो आप जवाब तो सुन लो। आपने सुन लीजिए ना, अरे सुन भाई, सुन लीजिए। अनुसार आपको हमने कभी, अरे सुन तो लो, आप सब तो सुन पाओगे। मैं तो आपकी अरे सुन तो लो आप। लगूंगा तो सर समय देवेंद्र प्रमुख सुन लो भाई, चंचल यादव छोटे भाई सुन लो देवेंद्र प्रमुख सुनो। झूठ बोल के बैठे हैं अभी, देवेंद्र प्रमुख सुन लो भाई। एक झूठ को बार बार बोलोगे सच नहीं हो जाएगा। बोलो। इंतजार करता रहा अपनी बारी का। अरे सर, इनको म्यूट करिए, तब जवाब ले पाएंगे। मौका नहीं मिला, किसी भी बोलने नहीं दिया जाता। समझ में नहीं आएगा। इन्होंने जो किताबें पढ़ दी, अब देखिए विक्टिम कार्ड, अब देखिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। अब वो विक्टिम कार्ड खेलने का हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अब देखिए भाई, पिछले 15 मिनट से बोल रहे हैं और कह रहे हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो भाई। बीजेपी के लोग ये बहुत कर रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं। मत करो भाई, नहीं करते हैं। हमारी बात सुनी जानी सुन तो लोग भाई, क्योंकि जवाब आप ही बोल रहे हो। नहीं हिम्मत है सुनने की। इतनी देर से आप ही बोल रहे हो और कह रहे हो कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। दोनों बातें नहीं चलेंगी भाई। सुन लीजिए ना। अरे भाई सुन तो लो आप। एक मैं बता दूं, जो हमारे बड़े जिले हैं उसको छोड़ दीजिए, आपके गोरखपुर जिले में कार्डियक पेशेंट आ जाओ। अभी लोहिया में एक जिले की चर्चा भाई सुन तो लो, पूरी बात को जाने दो। लोहिया विज्ञान संस्थान चले और डिबेट डाइवर्ट हो जाएगी। जन औषधि से डिबेट डाइवर्ट हो गई। अब इसको हम किसी दिन पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे लेकर आएंगे। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों को मैं रोक रहा हूं, देवेंद्र प्रमुख और चंचल यादव, मैं दोनों को रोक रहा हूं। मैं अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए हमने नहीं बुलाया यहाँ पे। हम जनता की महत्वपूर्ण जो जनता के लिए योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, उसकी समीक्षा, उसका रियलिटी चेक हमने आज दिखाया है, उसकी हम बात कर रहे हैं। दोनों लोग शांत हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ। राम भदौरिया की तरफ जाएंगे, मेरे पास 1 मिनट बचा है, 1 मिनट, केवल 1 मिनट। राम भदौरिया, ये योजना कैसे सफल होगी? या फिर पूरे देश में बहुत सारे सरकारी स्तर पर जेनरिक स्टोर खोले जाएं, जैसे प्राइवेट मेडिकल स्टोर हैं, तब जो ये ड्रग माफिया का मसला है, दवाओं वाला, मतलब ड्रग माफिया लोग ये ना समझ लें कि वो नशे वाला माफिया, दवाओं वाला माफिया कैसे काबू? राम भदौरिया, इसके लिए सर आपको सरकार की मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। सरकार मंशा जैसा चाहेगी तो वो इम्प्लीमेंट होगा, उसमें सरकार की मंशा से होगा, ठीक है। रही बात मेडिकल नेक्सस की,
मैंने अभी तक तो देखा नहीं, सुना है आपका वर्ड ये आपका जो है ना मेडिकल नेक्सस का। और जिस तरीके से चंचल जी और देवेंद्र जी भिड़ गए, इस तरीके जो डिस्कस था, बहुत एक विषय हो रहा था। उन्होंने अपनी सरकार का बखान किया, इन्होंने अपना 10-11 साल का इन्होंने बता दिया, और 9 साल का लगभग 7-8 साल का योगी जी का बता दिया। लेकिन राम भाई एक काम नहीं बता, एक काम ठीक है भाई, ठीक है भाई, काम की बात होने दो। राम काम की बात कर रहे हैं, करने दो भाई, करने दो। रुको, मैं कह रहा हूं एक काम कोई बता दो। रुको, हम किसी दिन चर्चा कर लेंगे भाई, अलग से बुला लेंगे, आप दोनों का झगड़ा करा देंगे इसी में। ठीक है, चलो पहले इनको बोल लें, की बात हो जाएगी। चलो उनका पूरा पढ़ रहे हैं, आप दोनों झगड़ लेना, अपने अपने पूरी कर लेना। चलो बोलो भाई राम, बोलो जल्दी से। मैं उसके लिए आप लोग आपस में अलग डिबेट कर लीजिएगा। ये जो सरकार की मंशा से है, और सरकार को ही इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। और रही बात डॉक्टरों पे कंट्रोल है, डॉक्टर के पास राइट्स है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है या क्यों नहीं कर पा रही है, वो बहुत गंभीर विषय है। और जो जेनरिक मेडिसिन है, इस पे, इसकी मेडिसिन की पोटेंसी, मेडिकल क्वालिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ना किसी को करने का राइट्स है, क्योंकि जो मेडिसिन बनती है उस रेगुलेटेड मार्केट है, और रेगुलेटेड मार्केट के थ्रू ही वो गवर्न होती है। ऐसा कहीं भी कोई बना के नहीं दे सकता है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका डिनाई होता है कि आपका क्वालिटी है, खड़िया है, आपने जो चौक बोला वो वर्ड सही नहीं हो मेडिसिन के लिए, क्योंकि क्या है वो जीवन रक्षक मेडिसिन में आती है, किसी की जान बोलते हैं भाई, वो चीजें डॉक्टर बोलते हैं, मेरे कानों ने सुना है, मेरे कानों ने सुना है, डॉक्टर बोलते हैं। प्रवीण वाजपेयी, 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, आप बहुत बड़े जिम्मेदारी का व्यापार करते हैं, वो केवल व्यापार पैसे कमाने के लिए नहीं, बहुत सारी जिंदगियां आपकी मुट्ठी में रहती हैं। कैसे कैसे आम आदमी को सस्ती दवा मिले, जल्दी से। देखिए, इसमें सरकार ये एक अच्छा सा प्रयोग ये कर सकती है कि जो सरकार रिम्बर्स करती है पैसा, चाहे वो सरकारी अस्पताल के लिए प्राइवेट हो, कर्मचारियों का हो, ESI का हो, CGHS का हो, अगर वहां पे जन औषधि को वो ऐसा कर दें कि जो लोग जन औषधि लेंगे उन्हीं का पैसा रिम्बर्स करेंगे, तो धीरे धीरे लोगों पे इसका प्रचार बढ़ेगा और उसका उपयोग शुरू करेंगे, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो और तेजी से समझ में आएगा, क्योंकि सरकार जब तक इस पे आम जनमानस तक नहीं पहुंची योजना को, तब तक ये जिस तरीके से अभी चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है कि बाकी और लोगों से मैं बात कर सकूं, देवेंद्र प्रमुख, चंचल यादव, संतोष यादव, राम भदौरिया, डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह, प्रवीण वाजपेयी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और बड़ी पते कही कि जितना रियम्बर्समेंट है सरकारी वाला, तभी रियम्बर्स हो जब उसमें जन औषधि की दवा अगर आप खरीदते हैं तो जन औषधि के पर्चे लगे होने चाहिए। तो इससे जन औषधि के प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, और जो मनमानी चल रही है कमीशन को लेकर वो भी बंद होगी। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य महकमा और जिम्मेदार लोग, जो भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है, वो एक एक व्यक्ति जन औषधि जैसी जनहितकारी योजना के प्रति गंभीर होगा। और इस कार्यक्रम के बाद मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे सुधार आएंगे। नमस्कार।